हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम लोग आज यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। सो यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, दैट मीन्स जो कल आपसे पूछा गया था, इसमें था कि निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट हमारा था जूडो फिलिक्स, देन सेकंड था योगेश मालवीय, और थर्ड था हमारा जसपाल राणा, और फोर्थ में था कुलदीप कुमार हंडू। ठीक है। तो इसमें से हमारा क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है यानी पहला ऑप्शन है केवल 2 और 3, या कि 2, 3 और 4, या कि हम बात करें तो 1, 3 और 4, और चौथा हमारा है कि 1, 2, 3 और 4। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर, यानी कि 1, 2, 3 और 4। उपरोक्त में से सभी को बात करें तो क्या हुआ है, जो यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें समझते हैं क्या क्या है। इसमें बताया जा रहा है कि जूड फेलिक्स यानी कि हॉकी के ये कोच हैं। देन उसके बाद है योगेश मालवीय मलखंभ के हैं, और जसपाल राणा निशानेबाजी। देन कुलदीप कुमार हंडू यानी कि विशु के हैं, और गौरव खन्ना किसके हैं, पैरा बैडमिंटन के। ठीक है। हालांकि यहाँ पे इनके 4 नाम दिए हुए हैं, ये गौरव खन्ना जी का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन हो सकता है कि ये भी पूछ लिया जाए, तो हमको पता होना चाहिए कि गौरव खन्ना जी हैं, वो उनको भी क्या मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो पैरा बैडमिंटन के कोच है। उसके बाद आता है नेक्स्ट देखें हम तो क्या है कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है उन प्रशिक्षकों यानी कि कोच को दिया जाता है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी दिए जाते हैं। और मतलब कि ये किसके लिए दिया जाता है, कोच के लिए दिया जाता है। ठीक है। और इस पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था, कब से हुआ था, तो इस पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1985 से। और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, लघु प्रतिमाएं और प्रशस्ति पत्र या कि प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना इसकी धनराशि होती है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने जिस दिन सॉल्व कराया था उस दिन भी बताई थी। यहाँ आज फिर से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इसकी राशि पूछी जाती है। ठीक है। जैसे द्रोणाचार्य हो गया, राजीव गांधी पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, इनमें जो कुछ राशि दी जाती है उनके साथ साथ और भी क्या दिया जाता है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें 5 लाख रुपए दी जाती है द्रोणाचार्य पुरस्कार में, और लघु प्रतिमाएं दी जाती हैं, और प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चन तैयार होता है कि वर्तमान समय में यहाँ के रक्षा मंत्री कौन है, तो वो कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। और इन्होंने क्या किया कि संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए निम्न में से किस देश के लिए रवाना हो गए हैं। तो इसमें पहला है नेपाल, दूसरा है जापान, तीसरा है रूस, और चौथा है चीन। उसके बाद यहाँ पे उसके राइट आंसर की हम बात करें तो क्या होगा, रूस होगा। अब बात करें व्याख्या की, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है। संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO का फुल फॉर्म क्या होता है, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी फुल फॉर्म भी यदि पूछ लेता है तो हमको पता होना चाहिए कि सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस के लिए रवाना हो गए हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा 3 दिन का होगा। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह को यह जून के बाद मास्को की दूसरी यात्रा होगी। उन्होंने 24 जून को मास्को में विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और विजय दिवस परेड का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध के नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यदि आपको याद आ रहा हो तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे कि जब वहाँ पे मास्को पे क्या हो रहा था, विजय दिवस मनाई जा रही थी। ठीक है। तो वहाँ पे अपने तीनों ही डिफेंस शामिल थे, और साथ साथ इनके रक्षा मंत्री भी वहाँ पे शामिल थे। ठीक है। सो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अब अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपने कार्यभार को संभाल लिया है। तो इसमें पहला है राहुल सचदेवा, दूसरा है बिमल त्यागी, और हमारा चौथा क्या है, हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे आता है कि अशोक कुमार, और हमारा चौथा हमारा है
राजीव कुमार। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजीव कुमार। उसके बाद हम बात करें व्याख्या की, तो इसमें बताया जा रहा है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने पदभार ग्रहण किया है, मतलब ग्रहण कर लिया है, और उन्हें अशोक लवासा के स्थान पर चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और राजीव कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री जनधन योजना और मौजूदा यानी कि बात करें तो मुद्रा ऋण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें बात की गई थी कि केंद्र सरकार ने क्या किया कि समूह ग की नौकरियों में निम्न में से कितने नए यानी कि नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। तो यहाँ पे पहला 20 नए खेल, दूसरा है 25 नए खेल, तीसरा हमारा 30 नए खेल और चौथा हमारा 35 नए खेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 20 नए खेल। उसके बाद हम बात करते हैं व्याख्या की, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने क्या किया कि समूह ग की सीधी भर्ती के लिए मतलब की बात करें तो 43 खेलों की सूची में 20 नए खेल शामिल किए हैं और इनमें से कौन कौन से हैं? मलखम्ब हो गया, रग्बी हो गया, रस्साकसी हो गया, वेस्टबॉल हो गया और रस्साकसी, बास्केटबॉल, पैरा ओलंपिक या बात करें तो पैरा एशियाड खेल शामिल हैं। यह आदेश कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया है। इससे क्या है कि पहले यानी कि बात करें तो इससे पहले केंद्र की लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन और बॉक्सिंग समेत 43 खेल शामिल थे और सीधी भर्ती में इन 63 खेलों में उन प्लेयर्स को फायदा मिलेगा जो राज्य या देश के लिए नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हों। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? तो इसमें पहला है घृणेश्वर महादेव मंदिर और दूसरा है हमारा महाकालेश्वर मंदिर, तीसरा है हमारा केदारनाथ मंदिर, चौथा है हमारा लिंगराज मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा महाकालेश्वर मंदिर। उसके बाद आते हैं व्याख्या में, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि उज्जैन में स्थित प्राचीन, और ये उज्जैन कहाँ पे है? एमपी पे है। ठीक है, तो उज्जैन में स्थित जो प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग में हो रहे क्षरण को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश में श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर घी, बूरा आदि सामग्री नहीं मतलब कि मलना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंगम पर दही, घी और शहद मलने से भी क्षरण होता है और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस प्राचीन मंदिर में स्थित शिवलिंग के संरक्षण के लिए अनेक निर्देश दिए और मंदिर समिति को बेहतर तरीके से इस पर अमल करने का निर्देश भी दिए हैं। ठीक है, तो अब जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पे ना तो कोई क्या कर सकता है, शहद मल सकता है, घी लगा सकता है और ना ही दही वगैरह उसमें नहीं लगा सकता, क्योंकि क्या है कि जो शिवलिंग है उनका धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है। ठीक है, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया है। और इनमें कितने सदस्यों की पीठ थी, तो आपको इनका नाम भी यदि पॉसिबल हो सके तो याद रखना। ठीक है, नहीं तो 3 सदस्य थे इसमें, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ में ये निर्देश लिए गए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और प्लीज बताने की जरूर कोशिश कीजिएगा कि जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है वो किस नदी के किनारे है। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, तो यहाँ से आप लोग गूगल से सर्च करिएगा या कहीं से भी, लेकिन बताने की ज़रूर कोशिश करिएगा कि जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है वो किस नदी के किनारे है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें पहला 10 अगस्त, दूसरा है 12 मार्च, तीसरा है 2 सितंबर, चौथा है हमारा 15 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 2 सितंबर। उसके बाद हम बात करते हैं व्याख्या की, तो क्या बताया जा रहा है कि विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल दिवस के दिन नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। नारियल एक ऐसा फल है जिसके प्रत्येक भाग का हम तरह तरह से उपयोग करते हैं। नारियल दिवस नारियल की महत्ता को रेखांकित करता है। नारियल हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है और नारियल की खेती हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की,
तो इसमें पूछा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है। तो इसमें पहला है 26,449 करोड़ रुपए, दूसरा है हमारा 56,449 करोड़ रुपए, और तीसरा है हमारा 86,449 करोड़ रुपए, और चौथा हमारा है 96,449 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 86,449 करोड़ रुपए। उसके बाद आते हैं व्याख्या में, थोड़ा इसका डिटेल समझते हैं। तो इसमें बताया क्या जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सकल माल, ठीक है, एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लाया गया है, जीएसटी संग्रह अगस्त महीने में 86,449 करोड़ रुपए रहा है। यह लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह कम हुआ है। इससे पहले जुलाई में यह 87,422 रुपए था। और उसके बाद हम बात करें तो सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह 12% कम रहा, ठीक है। पिछले साल इसी महीने में माल एवं सर्विस यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, तो यहाँ पे माल लिखा हुआ है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, तो इसका संग्रह 98,202 करोड़ रुपए था। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। तो यहाँ पे पहला हमारा है लीसा सिंह, देन सेकंड है हमारा निक्की हेली, और थर्ड है हमारा सीमा वर्मा, और फोर्थ है हमारा अर्पणा माथुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लीसा सिंह। देन उसके बाद व्याख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ क्या किया है कि व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ लीसा सिंह को अपने यानी कि अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्री मैरिस पायने के मुताबिक बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल में 3 नई नियुक्तियां की गई हैं। अध्यक्ष के तौर पर अशोक जैकब की पुनर्नियुक्ति की गई है, और लेबर पार्टी की पूर्व सीनेटर लीसा सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है। तो यहाँ पे पहला है 7 साल, दूसरा है 8 साल, तीसरा है 5 साल, और चौथा हमारा है 10 साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 साल। उसके बाद व्याख्या की यदि बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को AGR भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया है। बता दें कि कंपनी ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा था कि यदि अभी AGR भुगतान का आदेश दिया गया तो कंगाली की स्थिति आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 साल की राहत देने की ये अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी, ठीक है। तो यानी ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है कि 10 साल बाद आप जमा कर सकते हो, तो ये कब से लागू होगा, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सो ये लागू होगा 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक AGR बकाया के 10% चुकाने होंगे। वही बाकी का पैसा हर साल 7 फरवरी को एक किस्त के रूप में देना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पे पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद व्याख्या की बात करें यदि, इसमें बताया क्या जा रहा है कि यह दुर्लभ शिलालेख डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है जिस पर तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है, और जब यह क्षेत्र कडप्पा यानी कि कुडप्पा की बात करें, जिले के आसपास का क्षेत्र रेनाडू के चोल महाराजा के अधीन था। तेलुगु चोल शासक एरिकल यानी कि मुत्तुराजु धनंजय वर्मा के तेलुगु शिलालेख जिससे एर्रा गुडीपाडु सासानाम और के रूप में क्या था जाना जाता है, उनको वर्तमान कुडप्पा जिले में 575 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। यह तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख रिकॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंट अफेयर के साथ साथ आपका हिस्ट्री भी
हिस्ट्री में भी ये ऐड होने वाला है, क्योंकि ये पूरा जो हम पढ़े अभी वो हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी तो याद रखना है कि ये कहाँ पे मिला है। सो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला जो है वहाँ से ये निकाला गया। ठीक है, तो ये जितना मैं आपको बताई हूँ व्याख्या में वो सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगी। सो पहला है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है जापान, चौथा है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। उसके बाद व्याख्या में आते हैं तो बताया जा रहा है कि जापान सरकार ने घोषणा की कि क्या है कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में यानी कि बात करें 3,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगी। इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा नीति का कार्यान्वयन भी शामिल होगा। यह ऋण भारत द्वारा आपातकालीन निधि के रूप में प्राप्त किया जा रहा है। नई दिल्ली में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें 15 साल के रिडेम्पशन, ठीक है, पीरियड के साथ 0.01% प्रतिवर्ष का ब्याज है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है और ये आपके लिए है। आपको इसका आंसर बताना है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? और जस्ट मैंने कल ही आपको व्याख्या में ही बताया था, क्योंकि आपको पता है कि प्रणब मुखर्जी जी की हाल फिलहाल में डेथ हो गई है। ठीक है, तो इनमें मैंने आपको इसका पूरा जो डिटेल था वो समझाया था। सो व्याख्या पढ़ने का जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप व्याख्या भी साथ साथ पढ़िए, ताकि उससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसी व्याख्या से एक क्वेश्चन बनाया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे पहला है 2010, दूसरा है 2015, तीसरा है 2017 और चौथा हमारा है 2019। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि कब प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और आई होप कि जो भी अच्छे से रेगुलर वीडियो देखते होंगे और आज जो न्यूबी होंगे तो आप लोग भी गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इजी है, यदि थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ कोशिश करिएगा क्वेश्चन का आंसर देने की, ताकि यदि आप थोड़ा बहुत अपने से सर्च करते हैं तो हमारे दिमाग में वो लंबे टाइम तक रहता है। ठीक है, इसलिए आई होप कि आप सभी लोग राइट आंसर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।